गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट की बात करी थी। आज हम कर रहे हैं भारत विविधताओं का देश या इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आ गया कि भारत विविधताओं का देश है, कैसे स्पष्ट कीजिए, तो ये तुमने शायद 12वीं क्लास में भी किया होगा, पर वो कुछ लाइनें नहीं लिखनी है, इसको बीए फाइनल के हिसाब से लिखना है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपके काम आएगा। ये तो तुम्हें पता है कि भारत बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए है, 7वां क्षेत्रफल के आधार पर 7th रैंक का वर्ल्ड में अपना स्थान रखता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और इसके प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया, वापस बता रही हूँ, 3-4 बता चुकी हूँ। नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है 33 किलोमीटर। तो इसमें हमारा इतना विशाल देश है जिसमें हमारे विशालता में और एड ऑन होता है, और कारक इसमें सहायक हैं, जोड़े जा सकते हैं, एड ऑन किए जा सकते हैं। वो हैं भौतिक विभिन्नता यानी फिजिकल डाइवर्सिटी, आर्थिक विभिन्नता, देन सामाजिक और राजनीतिक विविधता वैराइटीज़। विविधताओं का देश है ये, इसलिए पहला जिसमें हम डालेंगे भौतिक विविधता में बच्चों, फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ ऐसी नहीं हो जाएगी। उसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर संरचना बहुत थोड़ी सी बताऊंगी, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। अब मुझे पता नहीं वो मेरे लेक्चर्स कहाँ गायब हुए हैं, 17-18 लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं अपडेट करने के लिए। तो मैं इसलिए थोड़ा सा वापस इसको इसलिए वॉइस के साथ भेज रही हूँ आपको, है ना। तो बेटा इसमें क्या है कि जो संरचनात्मक विविधता, देन आपकी धरातलीय विविधताएँ, देन आपकी जलवायु संबंधी विविधताएँ, वनस्पति संबंधी विविधताएँ, स्थानीय समय की विभिन्नताएँ, ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, टाइम वगैरह। देन जनसंख्या की वितरण की विभिन्नताएँ, सामाजिक तत्वों में विभिन्नताएँ, एकता में अनेकता, इसको लास्ट में करेंगे कि धरातलीय एकता कैसे, मानसूनी एकता कैसे, सांस्कृतिक सामाजिक एकता कैसे, और अंतः प्रादेशिक आर्थिक संपर्क जो है ये भी हमारी विविधताओं में एकता देता है। अब इसी को मैं हेडिंग्स सब सुन लिए। कितने बिंदु हो गए ये बच्चों, कितने हो गए, 7 पॉइंट्स। ओके, अब संरचनात्मक विविधता को बोलेंगे इंग्लिश में जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब तुम्हें सब पता है ना कि हमारे जो देश हैं साउथ ईस्ट एशिया और जितने भी हमारे देश हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर हमसे मैच करता है, चाहे वो हमारे खान पान का हो, चाहे वो हमारे डायलेक्ट के अंदर हो, चाहे वो हमारे जियोलॉजिकल उसमें हो। क्योंकि जैसे मैं कहूँ राजमहल की पहाड़ियाँ, तो राजमहल की पहाड़ियों का आपके केवल इंडिया का हमारा जो पोर्शन है बिहार से लेकर के और मेघालय तक के पूरी अंदर जियोलॉजिकल चट्टानें हैं, ठीक है। अब देखो फिर से सुन लो, फर्स्ट ईयर में बताया, सेकेंड ईयर में बताया, फिर वापस बता रही हूँ। ईरा सबसे बड़ा होता है जिसको हम हिंदी में कल्प बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक कल्प में कई पीरियड्स होते हैं, मतलब कई युगों को मिला करके एक कल्प बनता है, याद रहेगा। और सबसे पुराना, और टाइम इसमें क्या चलता है, नीचे से ऊपर, जो मैंने आपको सेकेंड ईयर में भी बताया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे, जैसे ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व में बच्चों क्या होगा, जैसे हमारे ईसा के बाद तो क्या जीरो, कहीं भी टाइम स्केल नहीं है, याद है। जैसे मैंने एक लाइन वर्टिकल खींच करके और उसको हॉरिजॉन्टल से कट मारा, मैं उसको आपको फ़ोटो व्हाट्सएप पे डाल दूँगी अभी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्ट्रक्चर में एक फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे अभी 100 साल हो गए जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद से। उसके बाद आप देखो वो सारे आपके 1000 साल, 2000, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2020। तो हमने क्या करा है, ये जीसस के बाद से सारे साल बढ़ते हुए क्रम में हैं, आरोही क्रम में हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। और घटते हुए क्रम में किस में होंगे, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में कब होंगे, ईसा से पहले वाले। यानी पहले जैसे हमारे पास जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास है
कि 223वीं शताब्दी या 225 शताब्दी या 200 ऐसे करके 100 साल पहले, या थेल्स हुआ आपका 75 साल पहले ईसा से, या हिप्पैकारस हुआ। समझ में आ रही है आपको बात? तो पहले कैसे होगा, उसमें ऊपर से नीचे आएंगे, घटते हुए क्रम में आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कल्प में सबसे पुराना कल्प कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन कल्प इरा, प्री कैम्ब्रियन कल्प। तो इसको हिंदी में हम कैम्ब्रियन ही बोलेंगे, कल्प को महाकल्प भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, हमारा जो जियोलॉजिकल, हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत, वो सबसे एक लगभग बहुत पुराना है, गोंडवाना शील्ड का पार्ट है। ठीक है, और लॉरेंशियन शील्ड आपकी नॉर्थ की है, पूरी कनाडा और ये साइबेरिया वगैरह यूरोप का हिस्सा मिला करके, और गोंडवाना में आपकी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और थोड़ा सा पार्ट उसका ऑस्ट्रेलिया के जरा सी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिलता है। सबडक्शन होता है, यानी सबडक्शन मतलब जैसे समुद्र में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, लंबी सकड़ी चिचली, लॉन्ग नैरो शैलो, चिचली उथली क्या थी ये, समुद्र की इनलेट्स थे बहुत बड़े बड़े। जैसे अभी आपका टेथिस सी है ना, मेडिटेरियन सी है, तो पहले यहाँ पर क्या था, टेथिस सी था, और टेथिस सी में सारे पूरे कॉन्टिनेंट सब तरफ की नदियाँ उसमें जमाव करती थीं, अवसादी जमा हो जाते थे, और वो तलछटी जमाव के बाद धीरे धीरे करके कई लाखों साल बाद, हज़ारों लाखों करोड़ों साल बाद वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम के अंदर फोल्ड हुए। यानी अपवर्ड होता है तो ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, एंड डाउनवर्ड होता है तो उसको अधोगामी बल बोलते हैं। तो इस प्रकार से बल कितने प्रकार के हैं, अंतर्मुखी बल और बाह्य बल। अंतर्मुखी बल में अधोगामी डिसेंडिंग और असेंडिंग, या एमर्जेंस एंड सबमर्जेंस, या सबडक्शन। ठीक है, ये हम ज्योग्राफिकल टर्म से फर्स्ट ईयर में परिचित हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर भी वैगनर थ्योरी वगैरह वगैरह सारी जितनी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी हैं, फोल्ड्स सारे उसमें हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्री कैम्ब्रियन कल्प में बना। उसमें क्या हुआ, जो पूरा समुद्र में धंसा हुआ डूबा हुआ भाग था वो ऊपर उठ गया, और इस हमारा जो ये भाग है उसके बाद कभी भी पानी में नहीं डूबा अब तक। यानी कितने हज़ार साल पहले प्री कैम्ब्रियन एज हुआ, 4000 मिलियन ईयर्स, यानी कितने करोड़ हो गए, 400 करोड़ साल पहले। ठीक है, अब उससे पहले पृथ्वी ठंडी हुई होगी वगैरह। तो ये जो भाग अभी तक हमारा डूबा नहीं, इसको हम ज्योग्राफिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हॉस्ट, HOARST, हॉर्स्ट। और हिंदी में बोलेंगे उत्खंड, मतलब बहुत हार्ड एलिवेटेड पार्ट, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ कठोर पठारी नुमा भाग, इसको हमने बोला है उत्खंड। ठीक है, अब इसी दौरान में जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत बना, तो प्रायद्वीपीय भारत के साथ नदर्न इंडिया बना। नदर्न इंडिया में आपके जो हमारा मेन घटना घटी वो पूरा जीवी विंध्यन सिस्टम है, पैलियोजॉइक, इंग्लिश में होगा पैलियोजॉइक विंध्यन। ठीक है, और पैलियोजॉइक की स्पेलिंग है PALAEZOIC, और विंध्यन विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ से जितना भी ऊपर उठे, जितने भी भूसन्नतियों में जो विशालकाय जमाव थे, वो उनमें वलन की क्रिया हुई। वलन की क्रिया के दौरान बार बार फोल्ड्स बने, मतलब यानी नीचे से धक्का आया, ये दबाव के द्वारा। पुराने ज़माने में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पता थी, तो ये पता था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म हुआ, ऊपर से दबाव पड़ा, नीचे से गर्मी, तो फोल्ड ऊपर उठने शुरू हुए, जमाव जो है ऊपर उठना शुरू हुआ। और उससे क्या हुआ कि जो हमारे डेन्यूडेटेड, मतलब कटे फटे अवशिष्ट के रूप में जो अरावली माउंटेन्स हैं, ठीक है, घिसे हुए हैं ना, कोई कह नहीं सकता कि ये अरावली माउंटेन्स हिमालय से भी ऊंचे थे। एंड दीज माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कब हुए, पुराजैविक
विंध्यन सिस्टम के अंदर इस कल्प में आपके अरावली माउंटेन्स बने। अब इन अरावली माउंटेन्स की जैसे ही साउथ में जो पोर्शन फॉर्म हुआ, अपलिफ्ट जो हुआ, ऊपर ऊर्ध्वगामी बल जो आया, उससे नल्ला मलाई पर्वतमाला बनी, और जो सबसाइड हुए उससे धसाव के अंदर नीली मिले, आपके छोटे छोटे धसाव के कारक मिले। और नीचे कई लोग कहते हैं उत्थानों में पलनी और नीलगिरी हिल्स बने, है ना, पर धसाव में आपके बने सारी नदियों के घाटियाँ और उनकी द्रोणियाँ, और द्रोणियाँ बनने के बाद मलाबार और मैक्रान जो तट हैं वो धसाव के परिणाम है। मलाबार तट वेस्टर्न घाट का ऊपर नीचे का भाग, बीच का भाग गोवा से बॉम्बे से लेकर गोवा तक का कोंकण, और कोंकण के बाद देखो गुजरात का पूरा पोरबंदर से लेकर पूरा मुंबई तक सौराष्ट्र कहलाता है। मुंबई से लेकर के, फिर से सुन लो, मुंबई से लेकर के गोवा तक पूरा कोंकण कहलाता है, और गोवा पंजिम से लेकर के और केरल तिरुवनंतपुरम तक पूरा मलाबार तट कहलाता है। तो ये इस तटीय तलछट के जितने भी किनारे हैं वो सारे धसाव की क्रिया के फलस्वरूप बने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बार बार उत्थान हुआ, उत्थान के साथ सबडक्शन हुआ, अपलिफ्ट में अपलिफ्ट हुआ और सबडक्शन हुआ। इस प्रकार से इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अब हिमालय हमारे सबसे नवीन मुर्दार पर्वत कहलाते हैं, जो कि 7 करोड़ वर्ष पहले हैं, और मध्य जीवी पुराकल्प में बने हैं ये, है ना, जिसको हम बोलते हैं मध्य जीवी पुराकल्प। क्या हुआ? हर्सिनियन एज वाला, हर्सिनियन युग वाला। तो इसमें जियोसिंक्लाइन की स्थिति थी टेथिस वाली, तो हिमालय पूरे बन गए, नॉर्थ, भारत के नॉर्थ से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फैल गए। और ये तो हमारे हिमालयाज़ हैं। हिमालयाज़ के ऊपर कराकोरम है, कराकोरम के ऊपर कुनलुन है, कुनलुन के ऊपर एशिया के अंदर तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसमें थ्यांशान, अल्ताई तेग, खिंगन माउंटेन, स्टैनोबोई, कोरिया में तो खिंगन आ गए, और उसके ऊपर रशिया का जो लास्ट साइबेरिया वाला ओखोटस्क वाली जो जगह है वहाँ पर आपके स्टैनोबोई माउंटेन्स, ये भी पार्ट ऑफ हिमालय हो गया। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से सुन लीजिए, ये तो पूरब में फैले हुए माउंटेन्स हैं हिमालयस, और पश्चिम में इनका एग्जिस्टेंस है। जैग्रॉस और हिंदू कुश कहाँ है? ये पाकिस्तान में। फिर ईरान इराक में अनातोलिया का पठार, ठीक है, जैग्रॉस अनातोलिया का पठार, ये पूरे सुलेमान और कीरत, ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं। इसके लिए मैं अभी सारी भूमिका बना रही हूँ आपको फिज़िकल डिविजन्स पे आने के लिए। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ही इसलिए चल रहा है। फिर उसके बाद ईरान इराक के ऊपर से जाकर टर्की पे जाकर, टर्की जो है, टर्की, लेबनान, सीरिया, ये पूरे एशिया के देश हो गए, पश्चिमी एशिया के देश। तो टर्की पे जाके टॉरस एंड पॉन्टिक बन करके ये हिमालयन सिस्टम वहाँ जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो इतना महान इसका विस्तार है, इसलिए इसको सिस्टम बोला। सिस्टम क्यों? एक युग में, 2 युग में, 3 युग में, 4 युग में, ऐसे अलग अलग युगों में अलग अलग अपलिफ्टमेंट्स या उच्च भूसन्निधि के अंदर उठाव की प्रक्रिया हुई, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से महान हिमालयाज़ बने। और वर्तमान समय में तो तुम्हें पता ही है कि हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, और आजकल इसी सिद्धांत को हम बहुत ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं। उसमें भी रचनात्मक विनाशात्मक होती हैं, सबडक्शन होता है, धसाव होता है, धसाव के साथ उठाव और जमाव दोनों प्रक्रिया होती है ना। तो ये हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी माउंटेन्स की एज 6.5-7 करोड़ के आसपास आई है। और अभी भी हमारी जो साउथ प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट है वो लगातार सबडक्ट हो रही है, धंस रही है, किसके अंदर? हिमालयाज़ के अंदर। और यही कारण है कि हिमालय आपका अराउंड 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ऊपर उठ रहे हैं, फ्यू पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से हमने, और हिमालयाज़ में ही जैसे हमारे महान हिमालयाज़, मध्य हिमालयाज़ और शिवालिक्स हैं, मतलब सब हिमालयाज़ सबसे छोटे। तो ये हमारे हिमालयाज़ इस तरह से बहुत ही भारत की विशालता और विस्तृतता को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा एक पॉइंट हुआ संरचनात्मक का। और उसमें आप हल्का सा ये भी बता सकते हैं, उत्तरी भारत में हमारा जो है
गंगा यमुना का मैदान है, तो गंगा यमुना में ऊपरी गंगा का मैदान जिसमें सतलुज गंगा का मैदान कहलाता है, फिर मध्यवर्ती गंगा का मैदान और अंतिम जो है निचला गंगा का मैदान। और ये सुंदरवन डेल्टा हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ। मैनग्रूव या सुंदरी वृक्ष से बनने वाला गंगा के द्वारा निरंतर अवसादी जमाव के तलछटी जमाव के कारण इस डेल्टा का निर्माण होता है। ये विश्व में वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस ये पहला पॉइंट इतना ही। थैंक यू।